तो हमने क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपका एपी में दिया है, एंड यू टू प्रूव दैट ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी एपी में है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है और अपने को क्या चाहिए उस पर ध्यान दो। ये सोचो कि अपन ऐसा क्या काम करें कि अपने को बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी के टर्म मिल जाए, क्योंकि ये टर्म तो अपने को डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए तो अपने को इस टाइप की क्वांटिटी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी तीन टर्म एपी में है तो इसमें हम सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में अपने को ये क्वांटिटी चाहिए तो क्लियर दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तीनों अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर किन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज कर लो मैं इन दो को मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या मुझे मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक, यहां करके देखो, अगर मैं ए प्लस बी और सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करता हूं तो मिलेगा क्या मुझको, तो मुझे मिल जाएगा एक ए स्क्वायर मिलेगा, एक मुझे ए सी मिल जाएगा, एक बी सी मिल जाएगा और एक ए बी मिल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके देखो, बी प्लस सी प्लस ए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखो मुझे क्या मिलेगा, एक सी स्क्वायर मिलेगा, फिर एक ए बी मिलेगा, एक बी सी मिलेगा, एक ए सी मिलेगा। मतलब ए स्क्वायर के साथ जो क्वांटिटी मिल रही है वही क्वांटिटी बी सी स्क्वायर के साथ भी मिल रही है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही क्वांटिटी बी स्क्वायर के साथ मिल जाएगी। तो ये तो कॉमन क्वांटिटी मिल रही है। अगर आप यहाँ पर b प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी से तो देखो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों के साथ कॉमन आ रही है यदि हम दो दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, और हम जानते हैं कि हम किसी भी एपी में सेम नंबर हर एक में ऐड कर सकते हैं। हर एक टर्म में अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे तो भी सीरीज हमारी किस में होगी, एपी में होगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेम नंबर कौन सा ऐड कर सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो मैंने कहा ऐड ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सब में ऐड कर दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये भी किसमें हो गया बेटा, एपी में हो गया। ठीक, अब आप देखो क्यों ऐड किया, समझ में आ गया, क्योंकि अपने को इस प्रकार के फैक्टर मिल जाएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अच्छा अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर दो दो फैक्टर का प्रोडक्ट क्यों लिया। भाई सीधी सी बात है कि अगर तीनों डिनोमिनेटर में अलग अलग फैक्टर हैं तो मुझे तो इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है अल्टीमेटली। फिर डिवाइड तो मैं एक ही नंबर से कर पाऊंगा ना, के, यहाँ भी के चाहिए, यहाँ भी के चाहिए, यहाँ भी के चाहिए, तो के कौन होगा, तो के तो तीनों का प्रोडक्ट ही होगा जो कि कॉमन होगा तीनों में। भाई ए प्लस बी इंटू बी प्लस इंटू सी प्लस ऐसे डिवाइड, इसको भी करूं, इसको भी करूं, इसको भी करूं, ऐसे ही कर सकता हूं। तो के तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, और ऊपर तो हमारे पास इनमें से एक भी क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे केवल एक ही क्वांटिटी बच रही है डिनोमिनेटर में, ध्यान दो, यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही क्वांटिटी बच रही है। इसका मतलब ऊपर इस प्रकार की ये दो क्वांटिटी आनी चाहिए जिससे कि तीनों वाली क्वांटिटी में से दो कट जाए, एक आंसर में आ जाए। इसीलिए मैं न्यूमरेटर में दो दो का प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहां से देखिए ए कॉमन हो गया, ए प्लस बी, इसमें से सी कॉमन हो गया, बी प्लस ए, तो यहां से बी कॉमन हो गया, बी प्लस ए, सी कॉमन हो गया, बी प्लस ए। तो यहां से आप देखेंगे फर्स्ट इन दोनों को ले लो एक साथ, इसमें सी कॉमन हो गया तो बी प्लस सी, और फिर यहां से ए कॉमन हो गया तो बी प्लस सी।
ये भी किस में चला गया, एपी में। अब इस पूरे में से ए प्लस बी कॉमन ले लो, ए प्लस बी कॉमन इंटू ए प्लस सी, इसमें से ए प्लस बी फिर कॉमन ले लो, बी प्लस सी, यहां से बी प्लस सी फिर कॉमन ले लो, सी प्लस ए, ये ए बी में चला गया। अब मैंने न्यूमरेटर में दो दो टर्म का प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे तो न्यूमरेटर में चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये चीज डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन एक एक चाहिए। इसका मतलब है दोनों हटाना और नीचे एक बचाना है, तो ऑब्वियसली इन तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूं। अब मैंने कहा डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना आपको, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए से। सो नाउ व्हाट यू गेट, a plus b into a plus c upon a plus b, b plus c plus a, comma a plus b into b plus c upon a plus b, b plus c plus a, comma b plus c into c plus a upon a plus b, b plus c plus a. These numbers are in AP. अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर a प्लस बी, नीचे a प्लस बी कैंसिल, a प्लस सी कैंसिल, यहाँ a प्लस बी कैंसिल, b प्लस सी कैंसिल, यहाँ पे देखो b प्लस सी कैंसिल, यहाँ पे a प्लस सी कैंसिल। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन b प्लस सी, 1 अपॉन c प्लस a, 1 अपॉन a प्लस b. दिस इज इन AP। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से कि अपने को मिला है 1 अपॉन बी प्लस सी, लेकिन अपने को चाहिए क्या आंसर में, a अपॉन बी प्लस सी चाहिए। मतलब ऊपर a चाहिए, दूसरे टर्म में ऊपर b चाहिए, तीसरे टर्म में ऊपर c चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीनों अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे a चाहिए लेकिन b प्लस सी नहीं चाहिए, यहाँ पे b चाहिए लेकिन c प्लस ए नहीं चाहिए, यहाँ पे c चाहिए लेकिन नीचे वाला a प्लस बी नहीं चाहिए। मतलब ऑब्वियस है मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसी क्वांटिटी से जिसमें a भी आए, b भी आए, c भी आए। तो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करो, बताओ कैसे मल्टीप्लाई करूं। यस, बोलिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, सोचो ना बेटा। मुझे ऊपर a चाहिए पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले में बीच a चाहिए लेकिन b प्लस सी नहीं चाहिए, ऊपर b चाहिए, तीसरे में c चाहिए। सोचो, सर a प्लस बी प्लस सी कर सकते मल्टीप्लाई। a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। चलो सबने कर लिया a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर a चाहिए, b प्लस सी नहीं चाहिए, क्या करें। We want a, not b plus c. What should we do? सोचो सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर सबको -1। यस बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अपने को फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर में a चाहिए था, सेकंड वाले में b, थर्ड वाले में c। तो हम अलग अलग नंबर से तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम सबके सम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सम से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि नीचे b प्लस सी अगर हमें हटाना है तो माइनस करके हटा पाएंगे। तो नाउ वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी अपॉन b प्लस सी, कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन c प्लस ए, कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी। ये किसमें चला गया बच्चे, आपका AP में आ गया। अब देखिए आंसर में मुझे न्यूमरेटर में b प्लस सी नहीं चाहिए, जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है वो ऊपर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस है -1 करूंगा तो हट जाएगा। यहाँ पे देखो मुझे b चाहिए, a प्लस सी नहीं चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ -1 करूंगा तो a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट, ठीक है 1। तो अब ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन b प्लस सी -1, a प्लस बी प्लस सी अपॉन c प्लस ए -1 and a plus b plus c upon a plus b -1 are in AP। अब एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम तो हो गया b प्लस सी
और यहाँ b प्लस सी कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा केवल a, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा c प्लस a, ऊपर c और a कैंसिल तो b, एंड हियर यू हैव a प्लस b एंड a प्लस b विल कैंसिल, ऊपर न्यूमरेटर इज c, दिस इज दिस वी हैव टू। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में था, ध्यान से देखो, हमने ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यों ऐड किया, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में बी प्लस सी चाहिए, यहाँ सी प्लस ए चाहिए, यहाँ ए प्लस बी चाहिए, तो नेचुरल सी बात है कि मैं तीनों अलग अलग टर्म से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे तीनों का प्रोडक्ट जो कि कॉमन टर्म बन जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैं तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करूंगा और नीचे केवल एक ही टर्म चाहिए, बाकी ये दो टर्म नहीं चाहिए, तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों का टर्म आएगा, लेकिन मुझे बचाना किसको, सी प्लस ए को बचाना है, तो बी प्लस सी और ए प्लस बी ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से मुझे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी बचना चाहिए, तो मेरा बी प्लस सी प्लस ए ऊपर क्रिएट होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इन दो का प्रोडक्ट करने पे, हमने यहाँ पे देखा कि दो को प्रोडक्ट करने पे देखो हमने क्या देखा, इन दो टर्म को प्रोडक्ट करने पे, ठीक है ना, दो टर्म को प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस क्या मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी मिल रहा है। ठीक, तो ए स्क्वायर उसी प्रकार से इन दो टर्म को प्रोडक्ट करूंगा तो सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी मिलेगा, और इनको प्रोडक्ट करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो अब मैंने क्या कहा कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, उसमें ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्योंकि तीनों में मिल रहा है, तीनों को ऐड करो। ऐड किया, फैक्टर्स बना दिए। अब मेरे दो दो के फैक्टर आ गए, तो मैंने तीनों के फैक्टर के प्रोडक्ट से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। और जैसे ही तीनों के प्रोडक्ट के फैक्टर से मैंने डिवाइड किया, अब देखो क्या होगा, तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी, एपी में आ गया। ठीक है, अब मुझे ऊपर चाहिए था ए बी और सी, लेकिन ये नहीं चाहिए था, तो ऊपर ए चाहिए था, यहाँ बी चाहिए था, यहाँ सी चाहिए था, तो फिर मैं अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, या तो तीनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एबीसी से, या तीनों के सम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे सम की क्वांटिटी थी, इसलिए ऊपर तीनों के सम से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों का सम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी प्लस सी से, कॉमन क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ बी प्लस सी और नीचे बी प्लस सी कैंसिल करने के लिए -1 कर दिया और सॉल्व कर दिया इसको। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिक पॉइंट आपका कवर हो गया है। अब थोड़े से अपन डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एपी का मेन चीज अपना पूरा कवर हो चुका है, और आज अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और आप सॉल्विंग करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अलजेब्रा के कुछ रिजल्ट यहाँ काम करेंगे, आपको फायदा देंगे। बहुत ध्यान से देखो ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करके लिख देता हूं, फिर आप सोचिए, है ना, मैं थोड़ा बाइफरकेट कर दूं इसको एक बार, फिर आप सोचेंगे। देखिए मैंने ऐसा लिखा कि 25 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 15 इंटू 5ab माइनस 15bc माइनस 15 इंटू 3ac इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये थोड़ा नंबर पे ध्यान मत दो, ये 25 इंटू 9, 25 9 भूल जाओ ये सब। आप तो देखो आपके पास टर्म क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखो। तो हमारे पास एक ए स्क्वायर का टर्म है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए बी है, बी सी है, सी है। तो सोचो कि अलजेब्रा के किन फॉर्मूले में ऐसे टर्म आते हैं। कैलकुलेशन पे बेस्ड है, अलजेब्रा में कहां पर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी ए जैसे टर्म मिलते हैं। यस,
वही फॉर्मूले नहीं पढ़े आप लोगों ने। 60 किस फॉर्मूले में आएगा? वेट वेट वेट, मैं पूछ रहा हूँ 60 किस फॉर्मूले में आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए, इन्होंने कहा कि सर वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आएगा। लेट अस राइट इट हियर। सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो यहां पे तो बेटा तीनों जगह प्लस आ रहा था, और ए बी के साथ 2 आ रहा है, बीसी के साथ 2 आ रहा है, एसी के साथ 2 आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों जगह माइनस आ रहा है और 2 भी नहीं आ रहा। तो इससे इसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके। अब आप लोग सोचो, मतलब ये एकदम डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 2a भी आ जाए, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा एक टर्म आ रहा है उनके बारे में सोचूंगा मुझे क्या करना है। ठीक, ट्राई किया जा सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, ट्राई किया जा सकता है। कोई और ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी सी आता हो? अब आप मैसेज भेजिएगा मुझे, कोई और ऐसा फॉर्मूला। स्पर्श बेटा, अगर आपसे नहीं आ रहा तो बिल्कुल उसमें परेशान नहीं होना है। हाँ, कोई फॉर्मूला ऐसा है सर? अभी तो याद नहीं आ रहा, इसके अलावा याद नहीं आ रहा। मानवी? सर और कोई याद नहीं आ रहा अभी। बेटा अलजेब्रा में अब एक ही तो फॉर्मूला बच गया है। अलजेब्रा में टोटल 9 फार्मूले हैं जो बेसिकली काम आते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और बच गया है। एक क्यूबिक वाला फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा करके। याद है इसका रिजल्ट? लिखिए अपनी कॉपी में, राइट इन योर कॉपी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। All of you try to remember this formula. So अगला रिजल्ट है अपने पास, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये रिजल्ट थोड़ा स्पेशली अलग से याद रखना है, बहुत काम का है ये। ठीक, और यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 होगा, पहले इसको समझा दूं क्योंकि ये सब काम आएगा। तो यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 0। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनके बारे में हमें यहां पर सोचना चाहिए था। ठीक, अब याद आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं, सोचते हैं। देखिए हमारे ऊपर है अब कैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो हम ये सोच सकते हैं कि साहब ए बी के साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको अरेंज करें। एक हम ये सोच सकते हैं कि साहब ये तो टर्म आ रहा है, ऐसा यहाँ दिख रहा है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लें। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से, एक और बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इन्हीं फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला काम करेगा, या तो ये काम करेगा, या फिर ये काम करेगा, या फिर ये काम करेगा। क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले में a इंटू बी इंटू सी इंटू है, और ऐसा हमको यहाँ पे है। चलिए एक काम करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, क्या करूं? एक चीज देखता हूं, 2ab 2bc 2ac चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। बोलो, कर सकता हूं? तो इस पूरे टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर बच्चे के दिमाग में ये आया
तो मैं इससे ही चलता हूं, देखता हूं। लेकिन हाँ, तीनों पॉजिटिव एक साथ हो सकते हैं लेकिन तीनों नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते। मतलब ये फॉर्मूला तो एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा वाला फॉर्मूला इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे जरूरत किसकी थी? 2 की थी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 9a² प्लस 2 इंटू 25b² प्लस 2 इंटू 9c² माइनस 2 इंटू 15 इंटू 5 इंटू ab माइनस 2 इंटू 15 इंटू b इंटू c माइनस 2 इंटू 15 इंटू 3ac इक्वल टू 0। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं 2ab के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करता हूं। ट्वाइस ab चाहिए, तो ab 15, यहाँ पे स्क्वायर में क्या क्या आ सकता है देखो, यहाँ आ रहा है 25, तो 5b का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 3c का होल स्क्वायर बन सकता है, और 25 इंटू 9 होता है 225 ना, तो ये 15a का होल स्क्वायर बन सकता है। ध्यान से देखो, 25 इंटू 9 होता है 225, तो ये 15a का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 5b का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 9c का होल स्क्वायर बन सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 इंटू, इसको लिख रहा हूं 15a इंटू 5b। समझ में आ रहा क्यों लिख रहा हूं? इसको a बोलूंगा, इसको b बोलूंगा, 2ab। 15a का होल स्क्वायर मुझको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 5b है, मुझे 5b का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 15b। 15b के साथ चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं 5 चाहिए, केवल b को क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो 2 इंटू 5b, तो 5b का होल स्क्वायर दिख रहा है, एक 3 बच गया, वो c को दे दो, 3c, और ये देखो 3c का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, माइनस 2 इंटू फिर 5, एक a के साथ कौन आ रहा है? 15, तो 15a इंटू 3c इक्वल टू 0। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब ये जो आपके पास आया है 15a का होल स्क्वायर, ये ट्वाइस के साथ आया, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 15a का होल स्क्वायर प्लस 15a का होल स्क्वायर। ये 5b का होल स्क्वायर, इसके साथ भी 2 आ गया है, तो इसको लिखता हूं 5b का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देता हूं 3c का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर चीजों को ऐसा अरेंज किया जिससे कि मुझे काम बन जाए, फॉर्मूले मेरे फिट हो जाए। अब आप देखिए 2ab, जब 2ab था तो उसके साथ a² प्लस b² चाहिए, तो मुझे इसके साथ एक 15a² चाहिए, 5b² चाहिए, तो एक 15a² यहां से ले लो, एक 5b² यहां से ले लो, तो एक 15a का होल स्क्वायर लिया, एक 5b का होल स्क्वायर लिया, माइनस ट्वाइस 15a इंटू 5b, एक ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, प्लस यहां चाहिए 5b और 5b और 3c, तो एक 5b का स्क्वायर जो बचा हुआ यहां से ले लो, ये क्रॉस रेड पेन से करता हूं, ले लो, और एक 3c का स्क्वायर ले लो, और एक इसको ले लो, इनको एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस 5b इंटू 3c प्लस, अब यहां पे है मेरे पास ट्वाइस 15a² 15a इंटू 3c, तो मुझे 15a का स्क्वायर चाहिए, तो एक 15a² ये बच चुका है ग्रीन पेन से देखो, और एक 3c² बच चुका है, इनको इकट्ठा कर लो, ये हो गया 15a का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15a इंटू 3c। इसको देख लीजिए, कोई डाउट होता बताइए। समझ में आ रहा है सभी को ये चीज? तो मैंने बहुत ज्यादा, मैंने फॉर्मूले जरूर आपके सामने सभी प्रेजेंट कर दिए,
जानबूझ के मैंने जो एक्चुअल में यूज हो रहा था उस फॉर्मूले को सबसे एंड में लिखा। ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपने दिमाग में आ रहा था बच्चों को, क्योंकि यहाँ 2 नहीं दिखता है। ये जरूर दिमाग में आता, लेकिन ये लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ तीनों पॉजिटिव है और यहाँ तीनों नेगेटिव है, ये लग ही नहीं सकता। ये इकट्ठे ले सकता, ये जरूर लग सकता है, इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसको भी लगाने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करने के लिए इसी का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने सीधा इसी को अप्लाई किया, 2ab क्रिएट किया और सॉल्व कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो ये आपके पास हो जाएगा 15a माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस 5b माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 15a माइनस 3c का होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एबीसी रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, दिया हुआ आपको। तो अगर एबीसी रियल नंबर है तो 15a माइनस 5b भी रियल नंबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी रियल नंबर होगा। ये भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन रियल नंबर ही होगा। और पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब आप बताइए, 3 पॉजिटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम क्या 0 हो सकता है? 3 पॉजिटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम 0 हो सकता है? और यदि हो सकता है तो कब हो सकता है? तीन पॉजिटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। फिर मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं बगल में, बताइए अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो कब ये 0 पॉसिबल है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब पॉसिबल है? आंसर भेजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब पॉसिबल है? यस, वेरी गुड। जब a और b दोनों 0 होगा। इस प्रकार की बातें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में भी ली थी। तो यहां भी ध्यान दीजिएगा कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान लो x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है, तो तीनों को 0 होना पड़ेगा और एक साथ 0 होना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 15a माइनस 5b इक्वल टू 0 एंड 5b माइनस 3c इक्वल टू 0 एंड 15a माइनस 3c इक्वल टू 0। तभी हो गया 15a इक्वल टू 5b एंड 5b इक्वल टू 3c एंड 15a इक्वल टू 3c। ठीक है। अब यहां से क्या कह सकते हो बताओ? फिफ्टीन ए 5b के बराबर है और 5b 3c के बराबर है एंड 15a 3c के बराबर है। तो मैं क्या क्या कह सकता हूं? तो क्या मैं कह सकता हूं 15a इक्वल टू 5b एंड 5b इक्वल टू 3c, तो 15a इक्वल टू 5b इक्वल टू 3c। है ना? अरे तो कह सकता हूं ना भाई, a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a c के बराबर है और वो भी दे दिया है, तो तीनों ही बराबर होंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब यहां से तो मुझे एबीसी चाहिए, तो एबीसी चाहिए तो ये 15, 5 और 3 को भगाइए, तो 15, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। क्या एलसीएम? एलसीएम ऑफ 15, 5 और 3 बताइए क्या आएगा? जल्दी बोलो। 15 ही आएगा ना? तो इसको उठा के 15 से डिवाइड कर दो, तो a अपॉन, या 15 रहने दो, यहाँ 15 कर दो, 5b अपॉन 15 और 3c अपॉन 15। आप कैंसिलेशन कर लीजिए, तो a अपॉन 1, b अपॉन 3, c अपॉन 5। अब ये तीन क्वांटिटी अगर इक्वल हैं तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए थी, इक्वल टू k कह देंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? k, b की वैल्यू कितनी हो गई? 3k और c की वैल्यू होगी 5k। अब क्लियर दिख रहा है कि अगर a b c इस तरीके से हैं तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, तो ऑब्वियस दिख रहा है 1, 3, 5। k तो कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, कुछ भी होगा, या नेगेटिव भी होगा, तो अंदर क्या पड़ता है? ठीक है ना? तो k आपका कुछ भी एक सेम नंबर होगा,
तो ऑटोमेटिक ये पूरे का डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। देयरफॉर आई कैन से A, B, C आर इन A। डाउट? ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे ऑब्जेक्टिव में बनाना तो मैं कैसे बनाता? मैं इसको ऐसा कहता, एबीसी को रियल नंबर की जगह मैं कह देता एबीसी, देखो मैं इसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बनाता हूं, मैं कहता एबीसी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फॉर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, for smallest natural number, find common difference of AP. या for smallest prime number, find common difference of AP. क्योंकि देखो AP का कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना हमेशा 2 नहीं होगा, यहाँ 2 के है कॉमन डिफरेंस, एंड K is the any ratio of these two numbers, so K will be a natural number, K एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसलिए वो इस तरीके से क्वेश्चन को हम और घुमा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में हम ऐसा और फ्रेम कर सकते हैं। इतने कैलकुलेशन के बाद एक डिसीजन और डाल दिया हमने। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है? कोई डाउट है? थोड़ा कैलकुलेशन था इसके अंदर बस, बाकी तो कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन ले या नहीं ले पहले बताओ तुम लोग यार, घबरा तो नहीं रहे हो? थोड़े से कैलकुलेशन आ रहे हैं तो क्यों? अब तक तो योद्धा बन चुके हो तुम लोग, सीख गए हो धीरे धीरे, है ना? चलो, समझ में आया सभी को? कैन आई प्रोसीड? आगे बढ़ूं? तो इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए हुआ है क्योंकि अपन ने बहुत सारी कहानी लिख दी है, बहुत सी चीजें हम हटा देंगे इसमें से जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तो हम यही सीधे पकड़ेंगे, ये 25 इंटू 9, 15A का होल स्क्वायर, 5B का होल स्क्वायर, 3C का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम बनाना चालू कर देंगे। तो ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखेंगे। ये सब स्टेप बीच में धीरे धीरे गायब करनी है कैलकुलेशन की। 3 क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है तो सब इक्वल होते हैं, सभी इक्वल हो, सबको इक्वेट करो तो 15A इक्वल टू 5B, 5B इक्वल टू 3C आ गया, ये इक्वल। यहाँ से सीधे यहाँ पे जाएंगे, बता रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कौन कौन से स्टेप पकड़ना है, ये सब ओरल कैलकुलेशन चलना मन में, उसके बाद तो कुछ धरा ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन मुश्किल से 4 स्टेप का क्वेश्चन है। आप यहां से मान लीजिए यहाँ पे आ गए, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एक स्टेप, इस स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे आए, दूसरे स्टेप से आप तीसरे स्टेप पे आए, और चौथे स्टेप में तो आंसर है। भले हमको लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम स्टेप्स को बार बार रिपीट कर करके आपको लिख के समझा रहे हैं, बट वंस यू नो द वे तब इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, एकदम नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सोचना क्या बोला हमने। सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ सर्टेन कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये नहीं मालूम है, 1357 भी हो सकता है, 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, 7 से भी स्टार्ट हो सकता है, 21 से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ हमने ऑड नंबर को ऐड किया और उनका सम जो आया वो ये आया 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि बताओ नंबर क्या होंगे। भाई ऑड इंटीजर कहां से स्टार्ट है वो तो नहीं मालूम, तो 1 से तो स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन नंबर जो हम यूज कर रहे हैं, इंटीजर जो हम यूज कर रहे हैं वो ऑड ही है, so we should start with some odd integer. Which integer? नहीं मालूम, so what we will say, let this number r, कितने हैं ये भी नहीं मालूम ना, so let odd integers r, अभी पूरा मेथड समझ रहे हैं। अच्छा, तो ऑड इंटीजर है, कितने सारे हैं ये नहीं मालूम,
ऑड इंटीजर ये मालूम है, तो मान लीजिए ऑड इंटीजर है 2m+1 पहला, अगर m 0 होगा तो 1 से चालू हो जाएगा, m 1 होगा तो 3 से चालू हो जाएगा, m 2 होगा तो 5 से चालू हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग नंबर तो मालूम नहीं है, बस ये मालूम है कि जो नंबर हम लेंगे वो ऑड ही लेंगे। अगला क्या हो जाएगा, इसमें +2 कर दो तो 2m+3 अगला ऑड नंबर हो जाएगा। अगला ऑड नंबर क्या होगा, 2m+5 अगला ऑड नंबर होगा। ऐसे कितने सारे होंगे हमें नहीं मालूम, तो मान लो n टर्म्स है, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। हमने बोला सर्टेन, कितने हमें नहीं मालूम, कंसेक्यूटिव गैप नहीं होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्टार्टिंग किससे हमें नहीं मालूम, तो हमने पहला नंबर ऑड लिया 2m+1। अगर मालूम होता कि 1 से स्टार्ट करना तो 1 से ले लेते, फिर 1 3 5 7 फिक्स हो जाता, बस n निकालना होता। अब यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, m और n। अब चलिए जो m, जो 2m+1 2m+3 2m+5 अप टू n टर्म है, इतने सारे ये ऑड नंबर है, इनका सम हमको गिवन है 15 7 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू कि भाई इन सभी को अगर मैं सम करता हूं, इन सभी को मैं अगर सम करता हूं तो दिस सम विल बी इक्वल टू दिस मच। n टर्म तक सम कर रहा हूं, this sum will be equal to 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशंस आज ले रहा हूं मैं, जानते हो बेसिक तो हो चुका अब आपका, ठीक है ना। ओके, अब इसका सम निकालिए। चलिए इसका सम तो लगा सकते हो ना, एबी की सीरीज है, फाइंड द सम। बिल्कुल आराम से चलो बच्चे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचानी है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। पूछने में थोड़ा आपको हेजिटेशन हो रहा है, मैसेज कर लो। उसमें दिक्कत हो रही है, आप व्हाट्सएप में भेज लो, मुझे अलग से पूछ लो, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए, ठीक है। बट आई विल कीप दिस टाइम, मैं ये टाइम रखना चाह रहा हूँ कि राइट शाम वाला टाइम बहुत लेट नाइट हो जा रहा है ना, तो अपन ईयर लॉन्ग में उसको लेके चल भी नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी, इसलिए अपन ये टाइम अब फिक्स कर रहे हैं। इस टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए इसको सम करिए, ट्राई टू सबमिट। कमिंग संडे को आपका टेस्ट होगा ईपी का, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ, जो शीट दी उसको सॉल्व कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसका सम करो, फाइंड द सम। व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर, व्हाट इज a of this AP is 2m+1. What is common difference of this AP is 2. What is number of term is n, है ना। तो अब आप इसका n/2, so number of term is n, so n/2, 2 into a 2m+1 plus 2a plus n-1 into d, and d is here 2. This should be equal to 57 square minus 13 square. चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या क्या हो रहा देखते हैं। n/2 ब्रैकेट ओपन करो, 4m, अच्छा चलो देखते हैं क्या हो क्या रहा है। 4m plus 2 plus 2n minus 2, ये कैंसिल हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। 2 और कैंसिल कर दो कॉमन लेके, और n को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया सभी को।
कुछ नहीं किया मैंने, एपी की सीरीज थी उसमें सम टू एन टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखिए कि राइट हैंड साइड जो है वो तो 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का डिफरेंस है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 2 स्क्वायर का डिफरेंस नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 स्क्वायर के डिफरेंस में लाइए। कैसे, सोचिए, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर का डिफरेंस है ना, 57 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सम क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सम क्वांटिटी का स्क्वायर लेफ्ट में लाइए और आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, सोचिए। तो बड़ा ये तो इस टाइप की बात तो अभी पिछले क्वेश्चन में हुई है। अरे स्क्वायर लाना है बेटा, स्क्वायर लाने के सब कहानी अभी पिछले क्वेश्चन में तो बता दी। स्क्वायर लाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तुमको स्क्वायर लाना है ना। तो स्क्वायर के 2 ही फॉर्मूले, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये जो 2 फॉर्मूले, और कौन से फॉर्मूले। और स्क्वायर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। स्क्वायर लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के 2ab। महत्वपूर्ण रोल किसका है बच्चे, 2ab का है। 2ab ये बतलाता है कि a क्या लेना है और b क्या लेना है, बाकी तो उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहां देखो 2ab का टर्म कहां मौजूद है, ये रहा। अब ये बता रहा है कि m कौन लेना है, इसमें a क्या होगा और b क्या होगा, तो एक m होगा और एक n होगा, दिख ही रहा है। तो n स्क्वायर तो ऑलरेडी है, फॉर्मूला बनाने के लिए कमी किसकी है, m स्क्वायर। अगर m स्क्वायर और इसमें ऐड हो जाए तो काम हो जाएगा, तो बस इसमें m स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये छोटी छोटी बातें को ध्यान रखिए बच्चों। भाई ये 2ab दिख गया ना, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके साथ एडिशन में चाहिए। इसका स्क्वायर तो है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर एडिशन में चाहिए, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। तो m स्क्वायर मैंने ऐड किया, m स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 57 का स्क्वायर माइनस 13। तो कंपेयर कर लीजिए अब तो। अब m की वैल्यू ऑब्वियसली कंपेयर करते कितनी हो गई, 13 हो गई, और m प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई, 57 हो गई। m की वैल्यू 13 पुट कर दो, तो n की वैल्यू 57 माइनस 13, दैट विल बी इक्वल टू 44। ठीक, अब हमने बोला सीरीज बताओ क्या आ गई, तो सीरीज का स्टार्टिंग टर्म कौन सा था, 2m प्लस 1, सीरीज बन गई। तो भाई 2m प्लस 1 ले लेते हैं, 2m प्लस 1 था ना। ठीक, अब सीरीज क्या होगी, तो पहला टर्म था 2m प्लस 1, तो 2 इंटू 13 प्लस 1, ये पहला टर्म क्या हो गया, 2m प्लस 1 से लिख देता हूं, a है ये हो गया 27। कॉमन डिफरेंस तो फिक्स था 2 था, तो पहला 27 हुआ, दूसरा 29 हुआ, तीसरा क्या हो जाएगा बताओ, +2 31, चलते जाओ। और 44th टर्म, इसका 44 टर्म निकाल दो कि 44 टर्म क्या होगा, ठीक है, निकाल लो। क्या होगा 44 टर्म, जल्दी बताओ। तो कितना आया, n की जगह 44 लोगे ना बच्चे, ये देखो ना ऊपर क्या किया मैंने, इसको कहां तक ले आना है, n टर्म तक, तो इसका लास्ट 44 टर्म निकाल लो, t44। अरे t44, a प्लस 44 माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज a is your 27, तो 27 प्लस 43 इंटू 2 ऐड कर लो, आई थिंक दिस विल गिव यू 113। देखो ध्यान से, समझ में आया सभी को, तो मेन कैलकुलेशन है वो देख लो यहाँ पे। तो हमने सिंपल सा ये किया कि हमको, क्योंकि स्टार्टिंग टर्म इसका नहीं मालूम था, लेकिन और टर्म थे ये हमें मालूम था, है ना, तो हमने क्या करा, और टर्म 2m प्लस 1 से स्टार्ट किया, और और थे तो कॉमन डिफरेंस फिक्स था, डी हमारा 2 था,
नंबर ऑफ टर्म कितने थे वो भी नहीं मालूम था, तो n ले लिया। इनका सम हमने इतना दिया तो सम कर दिया उठा के, सम किया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ तो स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने लगे। तो 2ab से मालूम चल गया a कौन है b कौन है, n स्क्वायर तो है, m स्क्वायर और इसमें चाहिए, तो m स्क्वायर ऐड किया और m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, समझ गए, ये कंपेयर कर दिया। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ओरल कर सकते हैं? सोचो, सबको प्रोसेस दिख गया, सब प्रोसेस समझ में आ गया, सभी को कोई डाउट तो नहीं है? नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, नहीं है तो आपके पास वीडियो है, वीडियो से आप देख सकते हैं। बट अगर आप साथ साथ नोट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा, वीडियो को और देखने में आपको फायदा फिर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो, अब मेरा कहना है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कोई और तरीके से सॉल्व कर सकता था? सोच सकते हैं ऐसा आप? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास, समझिए इस बात को, मेथड नंबर 2 समझिएगा, कि अगर हमारे पास जैसे मान लो 1 है, +3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है ना, और 13 भी ले लेता हूं, मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, क्या सम आएगा बताओ? 1 + 3 + 5 इसका सम क्या आएगा? देखिए 49 का यहां से कनेक्शन क्या है वो अब ढूंढिए। 13 से तो कोई कनेक्शन नहीं है, इन नंबर से तो किसी का कनेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ बोले तो मिडिल टर्म का स्क्वायर है, ठीक है, ये कनेक्शन देख सकते हो, लेकिन हर बार मिडिल टर्म तो मिलेगा नहीं, इसको +15 कर दूंगा फिर क्या होगा, है ना? अच्छा, तो ये बात भी आप कह सकते हो मिडिल टर्म का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने नंबर ऑफ टर्म है उसका स्क्वायर है। याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप सिग्मा 2r-1 का समीशन करोगे, मतलब ऑड नंबर का समीशन करोगे, तो ये क्या देगा आपको? आर स्क्वायर देगा, आर स्क्वायर नहीं देगा, सॉरी, आर इक्वल टू अगर 1 to n करोगे तो जितने करोगे उतने का स्क्वायर देगा, n स्क्वायर देगा। तो ऑड नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप जितने नंबर का सम करोगे, जितने नंबर ऑफ टर्म का सम करोगे, उतने टर्म का स्क्वायर दे देगा। अगर आप 10 नंबर ऑफ टर्म का सम करोगे तो 10 का स्क्वायर दे देगा, अगर आप 13 नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर दे देगा। तो यदि मैंने ये कह दिया कि ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम जो है वो आपका 57 स्क्वायर -13 स्क्वायर है, अगर मैंने ये कहा कि ये सम है, इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि ये जो है 13 टर्म्स का स्क्वायर है। भाई 7 ऑड नंबर को ऐड किया तो 7 का स्क्वायर मिला, 13 का स्क्वायर मतलब ये 13 टर्म है, 13 टर्म्स हैं जिनका सम ये है 1 3 5 7 अप टू 13 टर्म, 13 वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ टर्म 13, और ये 57 टर्म है जिनका मैं सम कर रहा हूं। तो ये सीरीज बन रही है 1 3 5 अप टू 13 टर्म। 13 टर्म कौन सा होगा वो आपको ये बता देगा, 13 रखो यहाँ पे, 13 इंटू 2 कितना हुआ, 26 - 1 25। इन 25 टर्म का 1 से लेके 25 तक का ये सम है, और ये सम किसका है? ये है 1 3 5 अप टू, चलिए 57 रखिए यहाँ पे, 57 इंटू 2 114 -1 ये 113। पहले जितना मैंने बोला उतना सोच लीजिए, ये रिजल्ट तो आपने पढ़ा हुआ था, पहले पढ़ा था ना? भाई आप जितने नंबर ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम करते हो उसका स्क्वायर मिल जाता है। तो अगर आपने 10 ऑड नंबर का सम किया तो 10 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर 13 का स्क्वायर ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 से लेके 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इस केस में ऑड नंबर अप टू 25।
और यहाँ पे देखिए 57 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे लग दीजिए 57, तो 57 इंटू 2 114 माइनस 1 113, ठीक है। तो 135 अप टू 113 हो गया। क्या ये समझ में आया सभी को? इसमें कोई डाउट? अच्छा, जब ये वाला पूरे टर्म इसमें से हटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है जो मेरे पास सीरीज बचेगी वो कहां से स्टार्ट होगी? अब वो 25 के बाद से स्टार्ट होगी, तो 27 29 कहां तक जाएगी? 113 तक जाएगी। आ गया पूरा आंसर बिना पूरा कैलकुलेशन करे हुए। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? सेकंड मेथड में हमने क्या रीजन क्या लिया कि अगर हमारे पास कभी भी ऑड नंबर्स की सीरीज होती है, आप और इसमें केसेस ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा भी नंबर ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ टर्म को आप ऐड करते हैं उसका स्क्वायर उसका सम होता है, और हमने यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर दिया होता है 13 टर्म में, और ये सीरीज अब स्टार्ट हमेशा 1 से होगी, ध्यान रखना, तभी ऐसा होगा, ठीक। और ये सीरीज भी 1 से लेके 57 टर्म तक जाएगी। 57 टर्म यहाँ पे पुट करके निकाल लीजिए। तो इस पूरे सम में से ये वाला सम माइनस कर रहा हूं, तो 25 तक तो माइनस कर दिया। 25 के बाद अगला टर्म कौन सा बना? 25 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा बना? 27, तो 27 हो गया। अगला कॉमन डिफरेंस 2 का था, तो +2 अप टू 113। क्वेश्चन पढ़ो ना 1 by 1। बिटवीन टू नंबर्स, लेट द नंबर आर a and b, whose sum is 13 by 6, and even number of arithmetic mean are inserted। बेटा दो नंबर ले लेता हूं, a और b। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, इन दो नंबर के बीच में हमने क्या, इनका सम दिया हुआ हमको, a + b is 13 by 6। फिर हम क्या कह रहे हैं, इसके बीच में हम कुछ अर्थमेटिक मीन, इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो a के बीच में अर्थमेटिक नहीं मालूम, तो a2n, इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हो कि जैसे ही अर्थमेटिक मीन में ए और बी के में इंसर्ट करूंगा, तो ये पूरी सीरीज किस में चली जाएगी बच्चों? ये तो पूरी आपकी एपी में चली गई। अब क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द मीन, ये जो मीन है इनका सम, इन सभी मीनों का जो सम है, मतलब a1 + a2 + a3 अप टू a2n, सम ऑफ दिस मीन एक्सीड देयर नंबर मीन्स देयर किसके लिए आया? मीन के लिए है ना। एक्सीड देयर नंबर, इनके कितने नंबर है? 2n। एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी। ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन दिया मैंने, है बहुत सिंपल, इसमें कुछ रखा थोड़ी है। सम ऑफ द मीन इज इक्वल टू एक्सीड देयर नंबर मीन्स नंबर ऑफ मीन बाय 1। अच्छा मुझे ये बता दो आप सब लोग कि ये a1 a2 a3 अप टू a2n इसका क्या फॉर्मूला था, इसका क्या रिजल्ट था? जल्दी से मैसेज करो तो मुझे। सम ऑफ मीन इज इक्वल टू व्हाट? पिछली क्लास में आया था ना, सम ऑफ मीन इक्वल टू व्हाट? Yes, n into arithmetic mean of first and last number. Very good, Sparsh. ठीक है, n into arithmetic mean of first and last number. ठीक है, okay. So, what is n here? N is here what? Number of mean. N is here what? Number of mean. है ना, हमने पढ़ा था ना कि a और b के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उन सभी अर्थमेटिक मीन का सम n इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। सो व्हाट इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ मीन वी हैड इंसर्टेड हियर? यहां तो हमने बच्चों कितने मीन इंसर्ट किए? 2n इंसर्ट किए। सो दिस सम विल बी इक्वल टू 2n इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ
first and last number. This is the question. Now 2 and 2 will cancel. A plus B is given as 13 by 6. जो जगह n into 13 by 6, this will be equal to 2n plus 1. Cross multiply कर दें. So 13n is equal to 12n plus 6. Therefore n equal to 6. So what is the option? Option क्या आ गया? n की वैल्यू 6 आ गई. So what is the option? अरे ए ऑप्शन ही तो दिख रहा है यार, है ना? ए ऑप्शन है ना? तुम सब आईआईटी में टॉप करोगे, है ना महानुभाव? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन फिर से. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है? अरे पूछा क्या है बच्चे, ये तो पढ़ो. n6 आ गया, ठीक है. n हमने पूछा क्या आपसे? द नंबर ऑफ मीन पूछा ना. इस क्वेश्चन में यही तो गलती करते हैं बच्चे, सब निकाल लेते बेचारे, सब कर लेते ये. वो बोलते हैं n6 आया, 6 पे टिक मारा, भागो आगे. अरे भाई नंबर ऑफ मीन पूछा है, कितने मीन आपने इंसर्ट किए थे? n किए थे क्या? कितने इंसर्ट किए थे आपने बताइए? बेटा 2n किए थे ना, 2n अर्थमेटिक में इंसर्ट किए ना. आपको वैल्यू तो n की मिली है और पूछ वो 2n रहा है, तो 2n कितना है? 12 है. सो नंबर ऑफ मीन. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहीं जाके कम से कम बता रहा हूं 80% बच्चे इसका गलत आंसर मार्क करते हैं, क्योंकि वहां प्रेशर होता है, स्पीड जल्दी जल्दी करना है. ये ओ n इक्वल टू 6 आया, अरे पहला ऑप्शन ही 6 और गलत हो गया. ध्यान दो, नंबर ऑफ मीन पूछा है. ठीक है, ओबियस, क्लियर? सबको क्लियर है? ये कोई डाउट? इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था? सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन जो हम इंसर्ट करते थे उनका सम क्या होता है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर. इसको अपन ने पिछली क्लास में 2-3 बार यूज भी किया था. बेसिक रिजल्ट को बार बार रिवाइज करिए बच्चों. ऑप्शन ए 2:3:4. ऑप्शन बी 4:6:9. ऑप्शन सी 2:4:9 एंड ऑप्शन डी 9. ये क्वेश्चन सीधा सीधा लॉ की प्रॉपर्टी लगानी है. सो आप लोग ट्राई करिए. लॉग, पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर a की पावर xn होता है, ठीक है, बाकी बच्चे अपना ट्राई करते जाएं. a की पावर x अगर n है और हमें पावर निकालना है, इस पावर को निकालने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, हम लॉग कहते हैं. और लॉग को ऐसा लिखते हैं, log n to the base a equal to x. ये एक फंक्शन है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट होता है, ये लॉग होता है. तो log of n to the base a क्या होता है? x होता है. ठीक, ये लॉग है. ठीक है. अगर कोई बोले कि सब मान लो कि log of 100 to the base 10 निकाल लो, ठीक, देखो log 100 to the base 10 क्या होगा? तो लेट्स सपोज log 100 to the base 10 is x. So 100 will be equal to, अब उल्टा भी ले सकता हूं मैं यहां से, मैं log n to the base अगर x है तो a की पावर x इक्वल टू n है. इसको a की पावर x में रेज करूंगा तो ये n आ जाएगा. तो अगर log 100 to the base 10 अगर x है तो 10 की पावर x रेज करूंगा तो 100 आएगा. सो 100 विल बी इक्वल टू 10 की पावर x. तो क्लियर दिख रहा है? तो 10 की पावर 2 हो गया, इज इक्वल टू 10 की पावर x, देयरफॉर x इक्वल टू 2. तो हम बहुत बार ऐसा भी कहते हैं 10 की पावर में क्या रेज करें जिससे कि 100 मिल जाए. तो 10 की पावर में 2 रेज करोगे तो 100 मिल जाएगा. ये लॉग की वैल्यू. इतनी बेसिक बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए बस. अगली बात कुछ फार्मूलेज हैं जो 2-3 फॉर्मूले बता देता हूं. पहली बात, log 1 to any base will be always 0. log a to the, भाई देखो a की पावर क्या रेज करोगे कि 1 मिलेगा?
तो a की पावर 0 रेज करोगे तो 1 मिल जाएगा। log a टू द बेस a की पावर क्या रेज करोगे, a मिलेगा, तो a की पावर 1 रेज करोगे तो a मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस है, इससे समझ में आ गया। हाँ सर। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है इसमें, log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n। ये एक्सपोनेंट के जस्ट रिवर्स फॉर्मूले। एक्सपोनेंट में क्या था, a की पावर m प्लस n था, है ना, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ उल्टा होता है, log m इंटू n, log m प्लस log n। अगला फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे, log m अपॉन n, डिवीजन अगर आ गया इसे कहेंगे log m माइनस log n। और नेक्स्ट फॉर्मूला है log m की पावर n, जो पावर log के पहले आ जाएगा n log m। ये कुछ रिजल्ट्स है, और इतने रिजल्ट से अपन इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये सब फॉर्मूले लगाने के लिए कोफिशिएंट क्या चाहिए आपका, 1 चाहिए। सबके बाहर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर बाहर कोई नंबर आ गया, मान लो 2 log s आ गया, 2 log x आ गया, और आपको कुछ फॉर्मूला लगाना है, मान लो 2 log x आ गया प्लस 3 log मान लो y आ गया, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। क्यों? यहाँ आप log m प्लस log n नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि log m प्लस log n के लिए कोफिशिएंट तो 1 चाहिए था, यहाँ तो 2 आ गया। अब इस 2 को हटाने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे, n log m। अगर log के पहले n आता है तो इस n को हटाने के लिए हम log के पावर में ले आते हैं, अंदर नंबर की पावर में ले आते हैं उसको। तो n कहाँ जाएगा, log के अंदर नंबर की पावर में जाएगा। ये 2 कहाँ चले जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 कहाँ चले जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि अब log का कोफिशिएंट 1 बन गया, अब मैं log m प्लस log n लगा सकता हूँ। अब मैं इसको ले सकता हूँ log एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। बाकी मेरा वीडियो है, उसमें लॉग का मेरे ख्याल से एक वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। एक या 2 वीडियो होगा उसमें। बेसिक कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन थोड़ी दिया मैंने। देखो, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में, पिछली क्लास में बताया था, अगर 3 लॉग के टर्म एपी में है, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी अगर एपी में है तो क्या होगा, 3 नंबर एपी में तो क्या होगा, बीच वाला नंबर log b is equal to sum of first and last divided by 2, b equal to a plus c by 2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस log b, और ये हो जाएगा log a प्लस log c। अब ये 2 आपकी log के पावर में ले जाओ अंदर। ये तो पिछली क्लास में बताया था, किसी ने मुझे बोला नहीं सीधा आंसर। बेटा जो स्टेटमेंट देता हूं उसको ध्यान रखें। अब इस log को हटा दूंगा एंटी लॉग लेके, दोनों तरफ log था, गायब हो गया, तो क्या आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आया। थोड़ा ध्यान रखिए, जो मैं पहले स्टेटमेंट लास्ट क्लास में हमने यूज किया था क्वेश्चन 2 क्लास पहले, कि अगर log की क्वांटिटी एपी में है तो उसके अंदर की क्वांटिटी हमेशा जीपी में होगी। log की क्वांटिटी एपी में है, ये दिमाग में ये प्रॉपर्टी है बेटा, जीपी में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो उसको, इतना कैलकुलेशन बच जाएगा। log की क्वांटिटी यदि एपी में है, लिख लो कॉपी में, if terms in log are in AP, then quantity within log is in GP। ठीक है, टर्म्स अगर एपी में होंगे तो जो क्वांटिटी होगी log के अंदर की जीपी में होगी। देखिए निकल गई, log a log b log c एपी में हुआ तो क्या निकला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आगे से मैं ये पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, पिछले क्लास में ही मैंने बताया था आपको। ट्राई टू रिमेम्बर इट, वीडियो भी अवेलेबल है, देख सकते हो, समय है इतना। अब ये तीनों भी log एपी में है, तो log a माइनस, अगला क्या दिया हुआ है, log a माइनस log 2b, चेक कर लेना, log 2b माइनस log 3c, और log 3c
माइनस लॉग ए, ये भी एपी में है। अब देखो लॉग ए का कोफिशिएंट 1 है, इस लॉग 2b का भी कोफिशिएंट 1 है और बीच में माइनस आया, तो फॉर्मूला लग गया log m माइनस log n, ये लिखा बगल में फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला लग गया, और log m माइनस log n होता है log m by n, तो इसको लिख दिया मैंने log, क्या लिखूं, a अपॉन 2b। वैसे यहां भी लग गया, ये इस log का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, बीच में माइनस आया, फिर लग गया log m माइनस log n, तो फिर हो गया log m by n 2b अपॉन 3c, और ये हो जाएगा log 3c अपॉन a। फिर अभी ऊपर वाली बात आ गई कि log के 3 टर्म अगर AP में है, log की क्वांटिटी अगर AP में है, तो उसके अंदर की जो वैल्यूज होंगी, कौन नंबर होंगी, वो किस में होगी, GP में होगी। देखिए इस बात को हम यूज कर रहे हैं तो कितना फायदा मिल रहा है ना, 3 लाइन हमारी कम हो जा रही है। तो मैं सीधे यूज कर रहा हूं कि 2b अपॉन 3c होल स्क्वायर GP में है ना, इज इक्वल टू a अपॉन 2b इंटू 3c अपॉन a, सीधा यूज कर रहा हूं। ठीक, चलिए अब काटापीटी चालू कर दें, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर, ये a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 3c अपॉन 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 8b क्यूब इज इक्वल टू 9c स्क्वायर c क्यूब। ये क्या है? सही है क्वेश्चन, a माइनस log 2b log 2b माइनस 3c, so a अपॉन 2b, सर 27 c क्यूब आएगा ना। ये वही मैंने बोली, वही बड़ा गड़बड़ कहाँ होगी, ये 27 आएगा। देखो छोटा सा, ये हो गया 9, तो ये हो गया 27। अब आप क्यूब रूट ले लीजिए, तो जैसे ही क्यूब रूट लूंगा, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो जाएगा कितना, 2b इज इक्वल टू 3c। ये एक रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन यहाँ पे आ चुका, b स्क्वायर इक्वल टू ac। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, क्या अपने को निकालना है a इज टू b इज टू c, ठीक है। अब b स्क्वायर कितने के बराबर है, ac के बराबर है, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहां रख दो, हो गया a इंटू सी की वैल्यू रखो यहाँ पे बेटा, c की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहां से c निकालो, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2b अपॉन 3, एक b से b कैंसिल हो गया, तो 3b इज इक्वल टू 2a हो गया। सो एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये बन गया, तो 3b इक्वल टू 2a है और b इक्वल टू 3c है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, दोनों से b की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब कैसे इक्वेट करूं दोनों को, दो रिजल्ट मिले मुझे, एक मिला 2b इक्वल टू 3c और एक मिला 3b इक्वल टू 2a। आप बताइए अब रेशियो कैसे निकालूं एबीसी का, सब तो निकल चुका है, रेशियो निकाल लीजिए आप और आंसर दीजिए। बेटा सब तो निकल गया है ना, रेशियो निकाल लीजिए अब आप। कैसे निकालोगे रेशियो, फिर एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम लो, 2 3 इनका है ना। अब एलसीएम क्या आया देखो ध्यान से, 6, इधर भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो पूरे को 6 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 6, तो b बाय 3 c बाय 2 और यहां भी हो जाएगा b बाय 2 हो जाएगा यहां पे। अब ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे में रेशियो नहीं मिलेगा, यहां से b निकालो, आप यहां से b निकालो, यहां से b निकालो 2a बाय 3, अब इक्वेट कर दो, सो 2a बाय 3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3c बाय 2, ठीक है। अब ये ऊपर का 2 और 3 भगाओ, इस 2 और 3 को भगाने के लिए इस 3 को भगाना है और इस 2 को भगाना है,
इसको भगाने के लिए मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, समझ गए? अब मैं कह रहा हूं इसको डिवाइड कर दो 6 से। क्यों? क्योंकि मुझे ये 2 और 3 नहीं चाहिए, तभी तो रेशियो लिख पाऊंगा। तो a अगर 6 से डिवाइड किया तो a 2a अपॉन 3 इंटू 6, b अपॉन 6, और ये हो जाएगा 3c अपॉन 2 इंटू 6। अब ये कैंसल, तो ये तो हो गया आपके पास 3, ये कैंसल, तो ये आपके पास हो गया 3। तो a अपॉन 9 इज इक्वल टू b अपॉन 6 इज इक्वल टू c अपॉन 2 आएगा ना? क्या लिख रहा हूं मैं? c अपॉन 4। ठीक, ठीक है, कोई डाउट? तो ऑब्वियसली नाउ a is to b is to c is here nothing but 9 is to 6 is to 4। देखिए पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लास्ट वाले कैलकुलेशन, यहां मिस्टेक हो रही है, बच्चों से होती है, क्योंकि नॉर्मली अपनी कोशिश होती है कि अपन उसका ऊपर का ABC 1 बना लें, तो 6 से डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास चीजें सेम नहीं बन रही थी, तो हमने दोनों से b की वैल्यू निकाली और इक्वेट कर दिया। फिर ऊपर के कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया जो a और c के साथ था, और उसको रिमूव करने के लिए a और c के कांस्टेंट के एलसीएम 2 और 3, तो कांस्टेंट है a और c के साथ, उसके एलसीएम से डिवाइड किया। छोटे छोटे कैलकुलेशन पकड़ में आ गए आप लोग के? ठीक है, क्लियर? ऊपर बेटा इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिए कि इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई अगर लॉग के टर्म हमारे एपी में है, लॉग के टर्म एपी में है, तो उसके अंदर की जो क्वांटिटीज होंगी वो हमेशा जीपी में होंगी, इसका ध्यान रखिए। ओके, ठीक, क्लियर? जैसे यहां भी लॉग के टर्म एपी में, तो अंदर की क्वांटिटी किस में होगी? जीपी में होगी। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं जल्दी से, और फिर इस टॉपिक को अपन यहां पे फिर एक क्वेश्चन में लेना चाह रहा हूं आपका। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/√3 + 1, तो हमारा एम ये होगा कि इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करें, टी और टी डैश में, और बीच में क्या ले आए? माइनस ले आए। बस इस एम पे हमको फोकस करना है। जैसे आ गया 1/√3 + 1, 1/1 + √3। अब हमें तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना और बीच में माइनस लाना है, तो क्लियर दिख रहा है, इसको रेशनलाइज कर देता हूं। अब ये कैलकुलेशन जैसे पिछली क्लास में अपन ने 2 × 3 से डिवाइड किया था, वैसे ही हमें सोचना पड़ेगा। ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो जाएगा √3 - 1 / 2। वैसे अगले वाले टर्म को देख लो, 1/√3 + √5 है। अब इसको रेशनलाइज कर देता हूं √5 - √3 से, ठीक है ना? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √5 - √3 से, तो फिर ये हो जाएगा √5 - √3 / 2। इसका nth टर्म निकाल लो। इसका nth टर्म क्या होगा? इसका tn टर्म क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, tn टर्म कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान देना। फर्स्ट टर्म है 1, फिर √3, फिर √5, मतलब 1, 3, 5 का nth टर्म निकालो। तो 1, 3, 5 का nth टर्म कैसे निकलेगा? nth टर्म निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे? 1, 3, 5 का nth टर्म निकालो। इसके फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो nth टर्म निकलेगा वो निकलेगा a1 + n - 1 × d2, और 2n - 1। और जो सेकेंड टर्म है वो देखो, वो है 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 का nth टर्म निकाल दो। तो इसका फर्स्ट टर्म है 3 + n - 1 × डिफरेंस है 2, तो हो जाएगा 2n + 1। तो जो nth टर्म ऑफ द सीरीज आया, जो सीरीज का nth टर्म आया tn, कैपिटल Tn, दैट इज इक्वल टू 1/√2n - 1, है ना, प्लस √2n + 1। तो इस सीरीज का ये nth टर्म बनेगा। अब इसमें भी रूट आया है, इसको भी रैशनलाइज करो। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, √2n + 1 - √2n - 1 डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर तो एज इट इज हो गया, उसमें कुछ नहीं करना है, 2n प्लस 1 माइनस रूट 2n माइनस 1। और डिनोमिनेटर में जैसे ही मैं डिफरेंस लूंगा तो 2n प्लस 1 माइनस और 2n माइनस 1 से 2n 2n कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब इन सभी को आप ऐड कर लो, इन जितने भी टर्म थे इन सभी को आप ऐड कर लीजिए अप टू tn। ऐड करते ही क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐड करते ही पहला टर्म क्या था, √3 माइनस 1/2। दूसरा क्या था, √5 माइनस √3/2। nth टर्म क्या आया है, अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1/2। पूरे में से अगर 1/2 कॉमन ले लूंगा तब क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अब पूरे में 1/2 कॉमन ले लूंगा तो यहां मिलेगा √3 माइनस 1 प्लस √5 माइनस √3। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू और लास्ट में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2n माइनस। अब आप ये देखिए किस टर्म ने किसको काटा, सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म ने फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को काटा। फिर अगले के सेकेंड टर्म, अगले का सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट को काट देगा। तो हर अगले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म पिछले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को काट देगा। तो ये तो अगला ब्रैकेट होगा, इसके पहले वाला पिछला ब्रैकेट होगा, तो इसका सेकेंड टर्म पिछले के फर्स्ट टर्म को काट देगा। तो ये सभी टर्म कट गए, केवल बचा आपके पास 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस दिस। इसी को हम कहते हैं टेलीस्कोपिक सम। समझ में आ गया? तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आपको ये कोशिश करनी है कि आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, किसी भी तरीके से बीच में माइनस लेके आना है, ये मेन काम है। ठीक, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, कुछ क्वेश्चन करवा भी दिए थे मैंने, ठीक है ना। चलिए अब इसको अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।